Assalamu alaikum. Myself, my name is Nazi Altaf Ahmed from History Department in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the non-alignment for TYBA G3. The title of the paper in TYBA G3 is the History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is non-alignment. Dear students, आज हम नॉन अलाइनमेंट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे इस प्रेजेंटेशन में. ओके. नॉन अलाइनमेंट इज़ द पॉलिसी टू कीप आउट ऑफ अलायंस इन जनरल एंड मिलिट्री पैक्ट इन पर्टिकुलर. ओके. नॉन अलाइनमेंट इसका लफ्ज़ी मानी होता है, इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ अगर इसका मीनिंग देखेंगे हम तो गैर वाबस्ता तहरीक है ना, जो कि शुरू हुई थी. ये एक किस्म की तहरीक थी नॉन अलाइनमेंट. ठीक है. अब नॉन अलाइनमेंट जो है तो वो उसका मीनिंग हम सबसे पहले हम समझ लेंगे कि उसमें उसकी मीनिंग उसमें क्या बताया जा रहा है, उसके बाद हम आगे उसकी डिटेल देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी दैट व्हाट इज़ नॉन अलाइनमेंट. टू गो फर्दर अबाउट नॉन अलाइनमेंट इट्स मीन्स टू सी वेयर इज़ अलाइनमेंट. यानी कि ये कि किसी के साथ नावाबस्तगी, किसी के साथ नावाबस्ता होना ही नॉन अलाइनमेंट कहलाता है ना. जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर रिफर्स टू नंबर ऑफ टर्म्स एज फर्स्ट वन इज़ आइसोलेशन, नॉन कमिटमेंट, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलाइजेशन एंड फिफ्थ नॉन इन्वॉल्वमेंट. यानी किसी के साथ जो है तो शरीक ना होना, किसी के साथ जो है तो वाबस्ता ना होना, ये इस तहरीक का मकसद था ना. दूसरी आलमी जंग के बाद 1945 में जब अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया, यूएनओ का क़याम अमल में आया, तो दुनिया जो है तो वो दो ब्लॉक में तकसीम हुई. पहला ग्रुप जो था वो था कैपिटलिस्ट ग्रुप, दूसरा था कम्युनिस्ट ग्रुप, सरमायादारों का ग्रुप, और उसके बाद जो है तो इश्तराकी क़ुव्वतों का ग्रुप. कैपिटलिस्ट ग्रुप जो था वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सरमायादारों का ग्रुप था. और उसके बाद जो है तो कम्युनिस्ट ग्रुप जो था उसमें जो है तो रूस और यूरोप के ईस्टर्न यूरोप के जो ममालिक थे रूस के साथ, वो कम्युनिस्ट ग्रुप में थे. तो इस तरह 1945 में जो है तो दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया दो बड़े ब्लॉक में तकसीम हुई. अब ये दोनों ग्रुप दुनिया में अपनी क़ुव्वत और अपनी इक़्तिदार की जमाने की कोशिश में लगे रहे. दोनों ग्रुप चाह रहे थे कि दुनिया में हमारा कब्ज़ा कायम हो. तो ऐसी सूरत में जो जल्दी आज़ाद जो ममालिक हुए थे किसी डेवलपमेंट कंट्री से, जैसे कि 1945 के बाद जो मुल्क आज़ाद हुए थे जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी जो है तो उसी सफ़ में खड़ा था, क्योंकि ये मैं बात कर रही हूँ 1945 की, और उसी वक्त जो है तो हमारा हिंदुस्तान करीब 2 साल पहले की बात है ये. तो ऐसे तमाम ममालिक जो ना अमेरिका के साथ जाना चाहते थे ना रूस के साथ जाना चाहते थे, क्योंकि इनकी माशी सूरत हाल जो तो ख़राब थी. अब 1945 में दूसरी आलमी जंग ख़त्म हुई और उसके बाद जो है तो दुनिया दो बड़े कैपिटलिस्ट ग्रुप में तकसीम हो गई और 47 में हमारा जो है तो कंट्री आज़ाद हुआ था. अब हिंदुस्तान की जो है तो आज़ाद हुआ, वो अपनी मईशत को सुधारना चाहते थे, जैसे कि उसी वक्त हिंदुस्तान की ही सफ़ में जो है तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ये और भी ममालिक जो थे वो भी आज़ादी हासिल कर चुके थे उसी दौरान. और मिस्र के कुछ इलाके थे, ये तमाम के तमाम इनको जो है तो अभी आज़ादी मिली थी, तो ये चाह रहे थे कि अपनी मईशत को संवारें. इसलिए उस ज़माने में नॉन अलाइनमेंट तहरीक नावाबस्ता जो तो शुरू की गई. पंडित जवाहरलाल ने इस तहरीक को जो तो शुरू किया और इन दोनों ग्रुप से अलग रखने के लिए नॉन अलाइनमेंट जो है तो स्टार्ट किया. और उनके साथ जो है तो शामिल हुए सुकार्नो, मार्शल टीटो, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर. ये लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने नॉन अलाइनमेंट शुरू की, है ना. उसके बाद आता है मार्शल टीटो जो थे वो मलेशिया से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों
कहना चाहिए कि सुदूर ने इस तहरीक को जो तो स्टार्ट किया, और इस तरह से जो है तो इस तहरीक में जुड़ने का मकसद यही था कि ये दोनों ही ग्रुप कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ जो है तो ज्वाइन नहीं होना चाहते थे, और इनका मकसद था अमन शांति को कायम रखना। और 1950 के बाद शुरू हुई ये तहरीक, इस तहरीक से ज़्यादा असरात नहीं आए, क्योंकि दोनों ब्लॉक जो है तो झगड़े फसाद से दूर रखना इसका अहम मकसद था, और आपस में लड़ने से रोकना इसका अहम मकसद था, है ना। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि दुनिया के लोगों ने 2 आलमी जंगें देख चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, है ना। तो इस तरह जो है तो ये नहीं चाह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, ये सुदूर नहीं चाह रहे थे कि दोबारा से इनकी कंट्री जो है तो कोई किसी बड़े नुकसान का खमियाजा भुगते, है ना। तो इस तरह से तहरीक नवाबस्ता शुरू की गई, क्योंकि अगर सरमायादारा निज़ाम में गए या इश्तराकियत वाले ग्रुप में शामिल हुए तो जाहिर है दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है, और वो हो चुका था सर्द जंग का आगाज़, है ना। सर्द जंग में ये था कि रूस अमेरिका के ग्रुप पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, और अमेरिकन जो थे सरमायादारा वाला ग्रुप जो था वो रूस के ग्रुप पर हावी होना चाहता था। ये कशमकश आगे भी जारी रही, और ये सर्द जंग जो है तो 1992 में ख़त्म हुई, जब रूस जो है तो अलग अलग हिस्सों में बिखरना शुरू हुआ, तब सर्द जंग का ख़ात्मा हुआ, है ना। तो इस तरह से जो है तो मैंने आपको इसका थोड़ा सा पस मंज़र बता दिया। अब इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम। स्टेट्स फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी, उसका मसला था, मकसद ये था कि स्टेट्स फॉर इंडिपेंडेंस इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये जो कंट्रीज़ थे, है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, ये डेवलपमेंट कंट्रीज़ से अभी इन्होंने फ्रीडम हासिल की थी, तो ये अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइन जो है तो ये अपनी स्टेबल करना चाहते थे, और ये दूर रहना चाहते थे टू अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन जनरल वॉर। किसी भी किस्म की खाना जंगी, किसी भी किस्म की मिलिट्री पावर, किसी भी किस्म के वर्सेल्स अलायंस से ये अपने आप को दूर रखना चाहते थे, क्योंकि इनके सामने अपने इकोनॉमिक और सियासी कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर को इनको स्टेबल करना था। प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड पीस, अमन और दुनिया के अमन और सलामती को जो है तो प्रिजर्व करना इनका भी एक मकसद था। टू अपोज मिलिट्री अलायंस ऑफ ऑल टाइप्स, जितने भी मिलिट्री अलायंस हैं, कि जितने भी किस्म के थे, चाहे वो कैपिटलिस्ट ग्रुप के हों या फिर चाहे वो कम्युनिस्ट ग्रुप के हों, हर किसी की मुखालफत करना नॉन अलाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे। एम्स ऑब्जेक्टिव्स में से थे। अगला नेक्स्ट आता है उसका, टू कॉन्सनट्रेट ऑन द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ़ और सिर्फ माशी तरक्की की तरफ जो है तो तवज्जो देना, अपने मुल्क को जो है तो माशी तरक्की की तरफ गामजन करना, यही एक इस तहरीक का सबसे अहम मकसद यही था इसका, है ना। उसके बाद टू हेल्प यूएनओ टू वर्क सक्सेसफुली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैटल, इस तरह से जो है तो यूएनओ के कामों को पाए तकमील तक पहुंचाना कामयाबी के साथ, और यूएनओ के मकासद को मद्देनज़र रखते हुए उसकी हेल्पलाइन को फॉलो करते हुए अपनी कंट्री को जो है तो डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, ये भी इस तहरीक का एक मकसद था। टू गेट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम बोथ द सुपर पावर कंट्रीज़, एग्जाम्पल अमेरिका एंड रशिया, है ना। तो इस तरह से जो है तो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल हेल्प लेना, एक साइड से यूएनओ की तरफ से एक गाइडलाइन लेना, और दूसरा जो है तो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम बोथ द सुपर पावर, यानी जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका और रशिया से जो है तो इनकी माशी और टेक्निकली जो है तो इस तरह से उनका कहना चाहिए कि हेल्प लेना, इस तहरीक का भी एक अहम मकसद था। और इस तरह से जो तो इन सुदूर ये चाह रहे थे, ये सुदूर जो तो चाह रहे थे कि हम अपनी कंट्रीज़ को जो है तो किसी भी किस्म की खाना जंगी या किसी भी किस्म के मिलिट्री अलायंस, किसी भी किस्म के वर्सेल्स से दूर रखते हुए इकोनॉमिक टेक्निकल हेल्प लेते हुए हम अपनी कंट्री को जो है तो स्टेबल करें, यही इस तहरीक का मकसद था। नॉन अलाइनमेंट तहरीक नवाबस्ता
यानी किसी के साथ जुड़ना, आइसोलेशन, नॉन इन्वॉल्वमेंट, किसी के साथ ना जुड़ते हुए अपने कंट्री को जो है तो डेवलप करना, यही सिर्फ एक इस तहरीक का मकसद था। 1950 से जो है तो इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और इस तरह से उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए जितने सुदूर थे उन्हीं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पर कायम रहते हुए उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप किया, जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे इंडिया से जो है तो उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम।